अब हम कक्षा 12 पाठ 4 जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे वंध्यता या इनफर्टिलिटी के बारे में। वंध्यता या इनफर्टिलिटी क्या है? भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति वंध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी वे बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। अगर उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी दंपतियों में संतान उत्पन्न ना हो तो इसे कहते हैं वंध्यता या इनफर्टिलिटी। इसके कई कारण हो सकते हैं जो या तो शारीरिक होते हैं या जन्मजात होते हैं या रोगजन्य होते हैं या औषधिक होते हैं या प्रतिरक्षात्मक होते हैं। कई बार ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में अगर शिशु जन्म ना हो, बच्चा ना हो, तो इसका दोष स्त्रियों को दिया जाता है, परंतु ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य रोग इकाइयों या वंध्यता क्लिनिक आदि में नैदानिक जांच करा करके कुछ विकारों का उपचार करा करके ये दंपत्ति संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन कई बार फिर भी कुछ अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां सहायक जनन प्रौद्योगिकियां असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली कुछ कारण तो वंध्यता के ऐसे होते हैं जिनका निदान आसानी से हो जाता है। कुशल डॉक्टर के से संपर्क करके डायग्नोज करा करके उन समस्याओं को निपटाया जा सकता है और संतान उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी संतान उत्पन्न नहीं होती है तो कुछ सहायक जनन प्रौद्योगिकियां असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। इनमें एक टेक्निक है पात्रे निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है। IVF कहते हैं इसे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? शरीर के बाहर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराना। जो स्थितियां मादा के शरीर के अंदर होती हैं, ऐसी स्थितियां लैब में शरीर के बाहर उत्पन्न करके अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि पात्रे निषेचन, किसी बीकर में, किसी बर्तन में निषेचन की क्रिया, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन मादा के शरीर से बाहर लैब में कराया जाता है, तो ये कहलाता है पात्रे निषेचन। इस कार्यक्रम को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से, परखनली शिशु के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगशाला में पत्नी या किसी दाता स्त्री के अंडे और पति या किसी दाता पुरुष द्वारा प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को इकट्ठा करके उन्हें अनुकूल परिस्थितियों में युग्मनज जायगोट बनने के लिए प्रेरित
किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण मतलब क्या करते हैं, एग और स्पर्म इनका निषेचन करा करके क्या बनाते हैं, जायगोट युग्मनज लैब में बनाते हैं माता के शरीर के बाहर। यह अंडा या तो उसी स्त्री से लिया जाता है या किसी अन्य स्त्री से भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्राणु भी, इनसे क्या बनाया जाता है, जायगोट या युग्मनज बनाया जाता है। इसका विकास कराया जाता है जब तक कि इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाएं। जब ये 8 कोशिका अवस्था, ब्लास्टोमियर कोशिकाओं का नाम होता है, जब जायगोट में, जायगोट है, जब इसके अंदर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं तब इस जायगोट को स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं जिफ्ट। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, लैब में जायगोट बना लिया, उसका विकास कराया 8 कोशिका बनने तक, फिर उसे क्या किया, स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में डिंब वाहिनी नलिका में ट्रांसफर कर दिया। इसे कहते हैं जिफ्ट। कई बार भ्रूण जब 8 कोशिकाओं से ज्यादा का हो जाता है तो उसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर जायगोट में 8 कोशिका से ज्यादा बन जाती हैं, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा बन जाते हैं, तब उसे सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो लैब में निषेचन कराया, जायगोट बनाया, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं जिफ्ट। और अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो गर्भाशय यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं IUT। इसके अलावा जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन अर्थात स्त्री के भीतर ही युग्मकों के संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी किसी एक स्त्री में निषेचन कराकर शरीर के अंदर भ्रूण बनाया जाता है, उस भ्रूण को फिर किसी दूसरी महिला में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कहलाएगा स्त्री के अंदर ही अगर निषेचन होगा, जीवे निषेचन या इन विवो फर्टिलाइजेशन। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर इन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है,
जिसे कहते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिन स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता है, अंडा नहीं बनता है, लेकिन आगे की स्थिति नॉर्मल है, निषेचन भी हो सकता है और गर्भ का रोपण भी हो सकता है गर्भाशय में, तो ऐसी स्थितियों में गैमीट या अंडाणु ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरी स्त्री से। अंडा या गैमीट कहते हैं जिसे मादा युग्मक, वो लेकर के फैलोपियन नलिका डिंब वाहिनी नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे कहते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अंडाणु का फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर। जो पात्र निषेचन की प्रक्रिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एग के साथ में, ये एग है मान लिया, इसके साथ में शुक्राणु का निषेचन कहाँ कराया जाता है? लैब में। शुक्राणु को सीधे इस अंडे के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं ICSI, इंट्रा सेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इस एग में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं ICSI, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। ये किस कार्यक्रम में आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में आता है, प्रकनली शिशु। इसमें क्या किया जाता है? अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ कराया जाता है? प्रयोगशाला में किसी उपयुक्त माध्यम में कराया जाता है, माता के शरीर के बाहर। और जब जायगोट में 8 कोशिकाएं बन जाती है तो इसे फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे कहते हैं जिफ्ट, ZIFT, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 कोशिकाओं से ज्यादा बन जाती है जायगोट में तो इसे यूट्रस या गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। जिन स्त्रियों में गर्भधारण तो सामान्य होता है लेकिन निषेचन नहीं हो पाता है, वो निषेचन तो हो जाता है लेकिन गर्भधारण सामान्य नहीं है, तो वहां पर निषेचन तो बॉडी में ही करा लिया जाता है। उस स्त्री के शरीर में निषेचन करा करके उस निषेचित अंडे को किसी दूसरी मादा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनमें अंडाणु, मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तो इनकी फैलोपियन ट्यूब में किसी दूसरी स्त्री का अंडा लेकर के उसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसे कहते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो ये पात्र निषेचन की क्रिया है, इसमें एग के अंदर शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं ICSI, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें आगे देखते हैं, बंध्यता के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं होता है, यानी कि जिसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर पुरुष साथी के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। AI। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। इसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर यूट्रस के अंदर सीमेन को, वीर्य को, शुक्राणुओं को इंजेक्ट किया जाता है तो इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो अगर किसी व्यक्ति में शुक्राणुओं की संख्या कम है तो तब कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उस पुरुष से या किसी अन्य दाता पुरुष से वीर्य को लेकर, शुक्राणुओं को लेकर स्त्री के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। यद्यपि हमने पढ़े हैं अलग अलग विकल्प मौजूद हैं वंध्यता की स्थिति में, लेकिन इन सभी तकनीकों के लिए व्यावसायिक रूप से दक्ष व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। यानी कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो इन तकनीकों में दक्ष हो, जो इन तकनीकों को अच्छे से कर सकता हो। ये जो सुविधाएं हैं बहुत कम शहरों में उपलब्ध हैं और इनमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य दंपत्ति हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अनाथ आश्रम से या कहीं अन्य से जो गरीब बच्चे हैं उन्हें गोद ले सकता है। भारत में इसे कानूनी अधिकार भी प्राप्त है और इससे ऐसे बच्चों का भविष्य भी संवर सकता है जो असहाय हैं। अब हम देखेंगे मादा बंध्यता के कारण। मादा बंध्यता के कारण कई कारण हैं। जैसे एक कारण है ट्यूबल इनफर्टिलिटी, नलिकाय बंध्यता। ट्यूबल इनफर्टिलिटी। अगर किसी महिला की डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका क्षतिग्रस्त हो तो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। इसे कहते हैं नलिकाय बंध्यता। कुछ स्त्रियों में अंडाशय या तो अनुपस्थित होता है या निष्क्रिय होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर अंडे का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये भी बंध्यता का एक कारण है। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय अनुपस्थित हो सकता है या वो भ्रूण के रोपण के लिए असामान्य प्रकार का हो सकता है, उसमें भ्रूण रोपित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी बंध्यता उत्पन्न हो सकती है। कुछ केस में निषेचन असामान्य होता है या निषेचन असफल हो जाता है। इसे इडियोपैथिक बंध्यता कहते हैं। इडियोपैथिक बंध्यता।
निषेचन जो है असामान्य प्रकार का होता है और असफल हो जाता है, इसे कहते हैं इडियोपैथिक वंध्यता। इसके अलावा ल्यूकोरिया या गोनोरिया जैसे जो यौन संचरित रोग हैं उनकी वजह से भी वंध्यता हो सकती है। गोनोरिया या ल्यूकोरिया की वजह से भी वंध्यता हो सकती है। तो ये मादा में वंध्यता के कारण है। अब देखेंगे नर वंध्यता के कारण। नर में वंध्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यानी कि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी। अगर वीर्य में शुक्राणु 12 से 15 मिलियन 120 से 150 लाख पर मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर वीर्य में जो शुक्राणुओं की संख्या है वो इतनी होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, 120 से 150 लाख। अगर इससे कम है तो निषेचन करने के योग्य नहीं होता है। इस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। एक कंडीशन होती है जूस्पर्मिया। जूस्पर्मिया में जो चलनशील शुक्राणु हैं वो कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। जो तीव्र गति वाले शुक्राणु हैं उनकी संख्या कम होती है, इसे कहते हैं जूस्पर्मिया। कई बार शिश्न की अक्रिया के कारण भी वंध्यता हो जाती है, जिसे कहते हैं नपुंसकता। अगर किसी व्यक्ति का शिश्न सही से कार्य ना कर रहा हो तो उसके कारण भी वंध्यता हो सकती है। इसे क्या कहते हैं? नपुंसकता कहते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोचिडिज्म, कई बार वर्षण जो है वो वर्षण कोश में नहीं होते हैं, उधर वहाँ में ही रह जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है। कई बार कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे डर, चिंता अथवा लैंगिक क्रिया के प्रति शर्मिंदगी आदि। कई बार कुछ व्यक्तियों को यौन तकनीकियों की अज्ञानता होती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में कुछ स्थायी रोग होते हैं, जैसे हाइड्रोसील, स्क्रोटल हर्निया, फिमोसिस, आर्काइटिस, वेरिकोसिले आदि। तो कुछ ऐसे स्थायी रोग हैं जिनके कारण नरवंध्यता हो सकती है। तो ये वंध्यता के कारण हैं। अब इस पाठ की जो अंतिम चीज है वो पढ़ेंगे उलूवेधन। एमनियोसेंटेसिस। उलूवेधन या एमनियोसेंटेसिस भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग और अन्य विकृतियों की जांच करना उलूवेधन कहलाता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक कैविटी होती है।
इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। मां के गर्भ में जो भ्रूण है ये भ्रूण है, इसके चारों ओर एमनियोटिक कैविटी होती है। एमनियोटिक कैविटी, इसमें भरा हुआ होता है यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इंजेक्शन की सिरिंज के द्वारा यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है माता से। माता के का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से इंजेक्शन के द्वारा इस भ्रूण का एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता है और उसकी फिर उसे प्रयोगशाला में लेकर के उसका संवर्धन किया जाता है। उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उससे भ्रूण के लिंग की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा भ्रूण में अगर कोई आनुवंशिक बीमार रोग होता है या आनुवंशिक कमी होती है उसका भी पता चल जाता है। तो उलू वेदन का इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ये लिंग जान करके अगर कोई लड़की गर्भ में होती है तो उसका फिर एमटीपी करा दिया जाता है। तो इसके दुरुपयोग को रोकते हुए इसका प्रयोग किया जा सकता है आनुवंशिक रोगों या विकृतियों को जानने के लिए। भ्रूण के अंदर जो उपापचय है उसकी स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाठ 4 खत्म होता है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। धन्यवाद।